हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस क्लास में हम टॉपिक्स क्या कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2024 के ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी कर लेंगे। 100 के करीब क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 आ चुका है, उसमें मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो जो अब बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो कि 2024 के एसएससी सीजीएल प्री में पूछे गए थे। ठीक है डियर लर्नर्स। इसके अलावा जो एसएससी सीजीएल 2024 के हिस्ट्री के क्वेश्चन थे जितने भी, वो मैंने करवा दिए हैं। वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो क्लास 2 क्लासेस में कवर करवाए हैं, तो वो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो है मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूँ। कल पॉलिटी की क्लास आ जाएगी आपकी। जितने भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए होंगे सीजीएल 2024 में वो भी सब ले आऊँगा। तो पिछले 5 साल में जितने भी आपके स्टेटिक के क्वेश्चन होंगे ईयर वाइज मैं सारे ले आऊँगा। इसके अलावा देखिए आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है अभी, वो ख़त्म हुआ है, तो उसकी आंसर की आ गई है। तो उसके जितने क्वेश्चन होंगे मैं सारे करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जीके जीएस का। ठीक है भाई। तो जिन बच्चों का अभी आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है उनकी डेट भी आ गई है, 7 अगस्त से और आई थिंक 8 सितंबर तक चलेगा। तो उनके लिए ये क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इवन एसएससी सीजीएल 2025 वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इवन आप कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी चेंज नहीं होगी भाई, और स्टेटिक के क्वेश्चंस चेंज नहीं होंगे, बस जो लैंग्वेज है ना वो घुमा देगा, बस और कुछ नहीं है। बाकी करंट के क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा। तो आने वाली क्लासेस के लिए भाई सब्जेक्ट्स के जो पीवाईक्यू हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और क्लास पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा पीवाईक्यू एक भी नहीं छूटेगा भाई, इतनी मेरी आपसे गारंटी है। सभी जो एग्ज़ाम है एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है, आरआरबी के जो एग्ज़ाम है वो सारे करवा दूंगा पिछले 5 साल के। आपका पीवाईक्यू एक भी नहीं छूटेगा, इवन सब्जेक्ट वाइज भी नहीं छूटेगा, और वैसे भी मिक्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्वेश्चंस को लगाइए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा, अगर नहीं है तो रिवीजन करिए। ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप रह जाएंगे क्लासेस से वंचित। ये आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है भाई क्वेश्चंस को अलग करने में। ठीक है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए आप लोग। क्या आपके लिए काम हो रहा है सारा, ताकि आपके मार्क्स जो हैं इम्प्रूव हो सकें। पीवाईक्यू के बिना कोई भी एग्ज़ाम देखिए बिल्कुल अधूरा है। पीवाईक्यू एग्जामिनर सेट करेगा पेपर, वो भी पीवाईक्यू देखोगे। आप अगर पढ़ोगे तो पीवाईक्यू के थ्रू पढ़ोगे कि किस तरह का पैटर्न है, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है। तो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है भाई, रिपीट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि इतनी शिफ्ट में पेपर बनाता है एग्जामिनर। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। जो पुराने बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 51वां क्वेश्चन है ये आपके डाउट के लिए, क्योंकि देखो 50 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिए हैं ताकि आपको डाउट ना हो, इसलिए मैंने 51 सीधा नंबरिंग रखी है। जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे ज्योग्राफी के वो सारे क्वेश्चन रख लिए मैंने। ठीक है, 50 तक जो है प्रैक्टिस सेट 1 में रख दिए हैं, और अब इससे आगे चलेंगे हम। तो इसलिए इसका नंबर 51 है। तो आप वो क्लास ज़रूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पहली क्लास का। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, द वेरिएशन बिटवीन हाई एयर टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर दैट अकर्स ड्यूरिंग द सेम डे इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो एक ही दिन में उच्च और निम्न वायु तापमान के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो ये आपको बताना है। एक एक ही दिन में जो हाई टेम्परेचर होता है और लो टेम्परेचर होता है उनके बीच का जो अंतर होता है दिन में, उसे क्या कहते हैं। तो दिन की बात हो रही है, ड्यूरनल आएगा भाई इसका आंसर। कि अगर डे की बात कर रहा है, एनुअल की होती तो एनुअल हम निकालते रेंज। तो इसका जो आंसर है वो आपको खुद से भी ट्राई करना है और मेरे साथ साथ लगाना है। स्पीड बढ़ानी है आपको, ठीक है, रीडिंग स्पीड, क्योंकि नहीं तो फिर भाई आप पढ़ने में ही जब थोड़ा टाइम लगा दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे आप। तो इसका जो आंसर है वो है ड्यूरनल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। ड्यूरनल रेंज रेफर्स टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट। डे और नाइट के बीच में जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का वो ही है ड्यूरनल टेम्परेचर। और जो डिजर्ट एरिया होता है, डिजर्ट एरिया में दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में ठंडक होती है, तो उसका हाइट जो है ड्यूरनल टेम्परेचर होता है। ठीक है भाई। एनुअल की बात ही नहीं हो रही, ये तो हम एलिमिनेट कर देंगे। ड्यूरनल, ड्यूरियन, तो ये कोई नहीं, कुछ नहीं है भाई। तो ये है ड्यूरनल। वेट बल्ब टेम्परेचर एक लो टेम्परेचर पर जो एयर कोल्ड होती है कांस्टेंट प्रेशर के थ्रू, उसे बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई अपना।
तो क्वेश्चन नंबर 52 है, द अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज। तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग की बात हो रही है। ये पृथ्वी है और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये है, ठीक है। और ये अर्थ है और ये इसका एटमॉस्फेयर है, इसकी जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं। अब ये कह रहा है अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ, तो अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे होता है इनर कोर, ये है आउटर कोर, और ये है लोअर मेंटल, और ये है अपर मेंटल, और इसके ऊपर होता है क्रस्ट। और क्रस्ट के अंदर ही होती है क्या, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनो एस्थेनोस्फीयर, जो कि सेमी मोल्टन मटेरियल होता है। इसके ऊपर जो प्लेट्स होती हैं, इधर कहीं होता है, तो इसके जो प्लेट्स होती हैं इसके ऊपर थोड़ी फ्लोट करती हैं। तो ये कह रहा है स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, लिथोस्फियर। तो ये जो पार्ट है ना, क्रस्ट और एस्थेनोस्फियर और ये जो अपर मेंटल है, ये इसी के अंडर आते हैं, लिथोस्फियर के अंदर, लिथोस्फियर के अंदर, ठीक है। क्रस्ट, अपर मेंटल और एस्थेनोस्फियर, जो सेमी मोल्टन मटेरियल होता है जो, उसे बोलते हैं एस्थेनोस्फियर। और इसके ऊपर ही प्लेट थोड़ी मूव करती है, फ्लोट करती है, ठीक है। तो ये है अर्थ का पार्ट, तो ये इसका आंसर है लिथोस्फियर। बाकी जो देखिए ये लेयर्स होती हैं जो है एटमॉस्फेयर की, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी लेयर्स होती हैं। तो EIMST से याद रख सकते हैं। तो टी से ट्रोपोस्फियर और एस से स्ट्रेटोस्फियर, एम से मीजोस्फियर, आई से आयोनोस्फियर या थर्मोस्फियर, और ई से एक्सोस्फियर, ऐसे याद रख सकते हैं। तो स्ट्रेटोस्फियर ये भाई एटमॉस्फेयर का लेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर है अर्थ की, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट कर देंगे आप। ट्रोपोस्फियर ये भी एटमॉस्फेरिक लेयर है, इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। मीजोस्फियर ये भी एटमॉस्फेरिक लेयर है, इसे भी एलिमिनेट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो लिथोस्फियर इसका आंसर है। लिथोस्फियर इंक्लूड्स अर्थ, क्रस्ट, अपर मोस्ट, मेंटल। तो मैंने बोला था आपसे, एक तो क्रस्ट और अपर मोस्ट जो मेंटल है वो आएगा, और इनके बीच में ही रहती है एस्थेनोस्फियर जो कि सेमी मोल्टन मटेरियल, उसके ऊपर जो प्लेट्स हैं वो जो है फ्लोट करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। तो इन विच स्टेट, और इसकी पीडीएफ भाई आपको कंप्लीट अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी, क्लास के साथ साथ मैं आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा इसकी, ठीक है। तो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुंड एंड टंका यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। तो भारत के किस राज्य में कुंड और या टंका जल संचयन के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है भाई, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो कुंड और जो टंका जैसे तालाब वगैरह होते हैं, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो बनाए जाते हैं, तो ये किस राज्य में बोलते हैं कुंड या टंका। तो ये राजस्थान राज्य में है भाई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो कुंड एंड टंका आर ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड है, वाटर कंजर्वेशन मेथड है, ट्रेडिशनल है जो, और यूज्ड इन एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान। जो एरिड रीजन्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो सूखे क्षेत्र होते हैं उनमें बनाए जाते हैं कुंड और टंका। यह वर्षा जल संचयन की स्थानीय प्रणाली है, जो रेन वाटर होता है उसे इकट्ठा करना, और डिज़र्ट जो एरिया है उसमें, थार जो डिज़र्ट है उसमें मोस्टली राजस्थान में होता है ये, ठीक है, बनाए जाते हैं कुंड या टंका। एक तरह से तालाब की तरह है, पानी बारिश का आया और इसमें इकट्ठा हो जाता है, बस ये इसका काम है कुंड और टंका का। ध्यान रखें भाई इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट वाज द इंडियाज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर क्या थी, ये आपको बताना है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है वो कितना है, ये आपको बताना है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने 2011 का सेंसस के बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे। तो इसका जो आंसर है 1.64, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइंड फ्रॉम प्रीवियस डिकेड्स बट स्टिल रिमेन्ड सिग्निफिकेंट। डिक्लाइन तो हुआ है पिछले डिकेड से, 2011 में जो सेंसस आया था, लेकिन अभी जो है रिमेन्स सिग्निफिकेंट है भाई, अभी काफ़ी है बट इतना भी डिक्लाइन नहीं हुआ। यह संकेत करता है कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के बावजूद भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, फिर भी हम नंबर 1 है भाई जनसंख्या में, चाइना को भी क्रॉस कर दिया है हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो।
तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश समूह में लिंगानुपात सबसे अधिक था, ये आपको बताना है। तो किस में सबसे अधिक था जो है सेक्स रेशियो, यूनियन टेरिटरी में बताना है आपको। तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर। तो ये है भाई पुदुचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो ये तीनों यूटीज़ हैं जिनमें जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो these UTs had better social indicators and awareness leading to improved sex ratio। अंडमान, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी में महिलाओं की जो है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर रही। ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। सॉरी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी एवं इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। तो सबसे पुरानी कौन सी है इनमें से। ट्राई करिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है सभी एग्जाम्स में। तो ये CGL 2024 में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आपका जो आंसर है वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को 1907 में एस्टेब्लिश हुई थी भाई। ठीक है। तो ये किसने की थी, ये जमशेदपुर में हुई थी। टिस्को इज़ द ओल्डेस्ट प्राइवेट स्टील कंपनी। तो इसे टाटा स्टील के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की औद्योगिक क्रांति का आधार बनी। तो 1907 में जमशेदपुर में जो पहली जो है स्टील कंपनी लगी थी। ठीक है, आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। 1907 में डेट याद रखनी है। तो दोराब जी टाटा जी थे जिन्होंने एस्टेब्लिश करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, तो कंप्लीट नेम नहीं पता है मेरे को उनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। विच कोल इज़ लो ग्रेड ब्राउन एंड सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो कौन सा कोयला निम्न श्रेणी का भूरा और मुलायम होता है जिसमें नमी अधिक होती है। तो ये आपको बताना है। तो इनमें से ट्राई करिए भाई। एंथ्रासाइट हो नहीं सकता है क्योंकि ये हाईएस्ट क्वालिटी का, बेस्ट ग्रेड क्वालिटी का जो है कोल है। तो एंथ्रासाइट है ये, इसका आंसर नहीं है, पर ये एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी का कोल है। तो इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, लो ग्रेड भी नहीं होगा ये। तो हम देख लेते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छी क्वालिटी का ये होता है, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। इसमें से कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहती है, इसमें उससे कम रहती है, फिर इसमें और कम रहती है, और इसमें सबसे कम रहती है कार्बन की परसेंटेज। ठीक है भाई। तो ये जिसकी बात कर रहा है वो जो है लिग्नाइट है भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये लो ग्रेड ब्राउन सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है इसमें। और लिग्नाइट इज़ यूज मेनली इन थर्मल पावर प्लांट्स में काफ़ी यूज होता है। यह कोयले का सबसे युवा रूप है और ऊर्जा एनर्जी कम होगी जब उसमें देखिए ब्राउन सॉफ्ट हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा तो एनर्जी कम होगी, लो ग्रेड होगा वो। इंडिया में जो मिलता है वो बिटुमिनस कोल मिलता है, बिटुमिनस। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एंथ्रासाइट जो कोल है वो कार्बोनिफेरस ईरा में बना था भाई। तो ये कोल है एंथ्रासाइट, USA में काफ़ी मिलता है ये। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तो आप एक काम करेंगे, पिछले क्वेश्चन में मुझे कार्बन की परसेंटेज बताएंगे कि एंथ्रासाइट में कितनी है कार्बन की परसेंटेज, बिटुमिनस में कितनी है, लिग्नाइट में कितनी है और पीट में कितनी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स द डैश टू एस्टेब्लिश अथॉरिटीज चार्ज्ड विद द मैंडेट टू प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन ऑल इट्स फॉर्म्स। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किसे सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है भाई वो है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडर दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। तो इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर्स ले सकती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। और ये जो एक्ट है 1986 का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो ये भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी। भोपाल जो गैस ट्रेजडी हुई थी ना भाई, ट्रेजडी, ये कब हुई थी, 1984 में हुई थी। ठीक है। मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइट शायद वो गैस थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो इसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था। ठीक है।
काफ़ी लोगों की जान भी गई थी भाई इसमें, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी ये लीक हुई थी प्लांट से, तो 1984 में हुई थी। इसके बाद ये एक्ट आया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी है, वो मेजर्स ले सकती हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है भाई, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया। तो भारत में मानसून की अवधि क्या है, तो ये आप लोग बताएंगे ज़रूर से। जून से स्टार्ट होती है, सितंबर सितंबर तक चलती है। कितने महीने हो गए, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 30 30 30 और 30, कितने हो गए, 30 और 30 60, और 30 90, और 30 120। तो 100 से 120 के बीच होती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, मानसून सीजन यही तो है इंडिया में, जून से स्टार्ट होता है सितंबर तक चलता है। तो ये इसी की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 40 से 60 दिन। ये क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी एलिमिनेट कर सकते हो, ये भी एलिमिनेट कर सकते हो। 150 से 200 दिन, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, इतनी थोड़ी ना होती है, 3-4 महीने ही बारिश होती है मानसून सीजन में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो द मानसून यूजुअली स्पैन जून टू सितंबर, और ये भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो आपकी जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं इसी सीजन में बोई जाते हैं, जैसे कि राइस, है ना। तो ध्यान रखना है आपको इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, एज ऑफ जून टू 2021 हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो जून 2021 तक भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं, ये आपको बताना है। तो इंडिया में कितने टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है ये एग्जाम्स में। अब 2024 में सीडीएल में पूछ लिया, आरआरबी में भी पूछा होगा, देख लेंगे एक बार, है नहीं पूछा। बाकी स्टेट पीसीएस में भी काफ़ी बार पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो है भाई 18। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, जिनमें से 12 यूनेस्को के अंडर आते हैं। यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, मैन जो प्रोग्राम है यूनेस्को, ठीक है, उसके अंडर आते हैं 12 हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और आठों के 18 के आपको नाम पता होने चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, ये क्यों बनाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बायोस्फीयर है तो ये आपकी कॉमन सेंस है, तो बायोडाइवर्सिटी जो होगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यही इसका काम है भाई। नेशनल पार्क्स भी इसके अंदर आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं। एक जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये बहुत बड़े एरिया का हो सकता है, जिसमें नेशनल पार्क भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं, टाइगर रिजर्व्स भी हो सकता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, जैसे कि नीलगिरी, सुंदरबन, नंदा देवी, ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो स्टेट वाइज आपको याद होने चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, इन विच ईयर वॉज प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए 1992 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसके बाद 1973 में इंदिरा गांधी जी ने ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, 1973 में। ठीक है, सबसे पहले 9 जो है टाइगर रिजर्व्स जो है ओपन हुए थे। उसके बाद अब तो काफ़ी ज़्यादा हैं, 58 टाइगर रिजर्व हैं आई थिंक। ठीक है, रिसेंटली अभी जो बना है वो एमपी में बना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च टू प्रोटेक्ट डिक्लाइन पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, इसलिए भाई जो है प्रोजेक्ट टाइगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और जो है प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट को मर्ज करके प्रोजेक्ट टाइगर में ही मर्ज कर दिया गया जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62, द वर्धा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है भाई। तो वर्धा रिवर जो है आपकी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। ठीक है, महानदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ताप्ती रिवर की भी ट्रिब्यूटरी नहीं है, और नर्मदा की भी, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है जो वर्धा रिवर है। ठीक है, तो वर्धा जॉइंस विद द वेनगंगा टू फॉर्म प्राणहिता, मेजर ट्रिब्यूटरी है जो कि गोदावरी की, और ये बहती है ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं ये। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इतना आपको ध्यान रखना। बाकी जो महानदी है वो भी इधर ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, बाकी ये ताप्ती और नर्मदा ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है या वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ज्योग्राफी थोड़ा सा। तो मैपिंग पढ़ लें अगर नहीं पढ़ा है तो। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक साल्ट लेक इन साउथ वेस्ट एशिया बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन।
तो दक्षिण पश्चिम एशिया में इसराइल और जॉर्डन के बीच स्थित थल रुद्ध खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये देखिए इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि जो वाटर बॉडी है इसराइल और जॉर्डन के बीच में वो कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए इसका कौन सी वाटर बॉडी है भाई। ये लैंडलॉक साल्ट लेक या लेक ही बोलते हैं उसे। तो ये तो है नहीं भाई। डॉन जुआन पॉन्ड पता नहीं कहाँ है ये। कैस्पियन सी ये भी नहीं है। अरल सी और डेड सी में से आप जो है कंफ्यूजन में आ सकते हैं। अरल सी भी नहीं है तो डेड सी है इसका आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। डेड सी इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस एंड इट एक्सट्रीमली सलाइन। काफ़ी जो है खारा है इसका पानी। यह झील इतनी खारी है कि इसमें कोई जीव नहीं रह सकता। तो बहुत ही ज़्यादा सलाइन वाटर है इसका डेड सी का, जो कि पड़ता है इसराइल और जॉर्डन के बीच में। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी इसराइल न्यूज़ में चल रहा है तो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर था? तो ये आपको बताना है भाई। तो जो सेंसस आया था 2011 का, जो लिटरेसी रेट था मेल और फीमेल के बीच का, उनमें जो डिफरेंस था वो पूछ रहा है ये। तो कितना डिफरेंस था? 16.68%। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मेल की लिटरेसी रेट कितना था? 82.14%। और फीमेल का जो लिटरेसी रेट था वो था 65.46%। अब इनका जो गैप है वो यहाँ पे दे रखा है 16.68%। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 द ICAR सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट? तो ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च है इसकी फुल फॉर्म। तो सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको बताना है भाई। तो ये है आपका कोयम्बटूर में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1912 में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का, और गन्ना की उच्च उपज वाली किस्मों के विकास के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको याद रख लें भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज होम टू स्पीसीज लाइक मेगापॉड क्रैब ईटिंग मकाओ एंड निकोबार पिजन एंड जेंट रॉबर क्रैब? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेगापॉड केकड़ा खाने का वाला मकाओ निकोबार कबूतर और जॉइंट रॉबर्ट रॉबर केकड़ा जैसे जीवों का निवास स्थान है? तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है। तो ट्राई करिए भाई इनमें से। अगर आपको ये भी पता है कि ये नेशनल पार्क इस प्लेस पे है तो भी आप इसको निकाल के ले जाओगे क्वेश्चन को, क्योंकि स्पीसीज़ का पता होना ज़रूरी नहीं है, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि नेशनल पार्क किस स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में। तो इसका जो आंसर है वो है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ग्रेट निकोबार में पड़ता है ये। ठीक है। और जो रायमोना है वो आपका पड़ता है असम में। मॉलिंग नेशनल पार्क ये है अरुणाचल प्रदेश में। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है। आपको स्टेट या यूटीज पता होने चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। तो इसका जो आंसर है वो है कैंपबेल बे नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, उसी का पार्ट है ये। जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, उनमें से एक ये है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, और उसी का ये पार्ट है कैंपबेल बे नेशनल पार्क। ठीक है। तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में है यहाँ की जो प्रजातियाँ हैं काफ़ी, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 द नेम ऑफ द स्ट्रेट बिटवीन पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशन सेपरेटिंग द चुकची पेनिनसुला ऑफ द रशिया फार ईस्ट फ्रॉम द सीवर्ड पेनिनसुला ऑफ अलास्का इज द? प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच स्थित जलडमरू का नाम क्या है जो रूसी सुदूर पूर्व की चुकची प्रायद्वीपीय को अलास्का के सीवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है? तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो रूस और अलास्का को अलग करता है वो स्टेट कौन सी है। तो और जो आर्कटिक ओशन और जो है कौन सा ओशन है दूसरा, पैसिफिक ओशन को जो अलग करती है वो स्टेट के बारे में पूछ रहा है। तो ये वाली जो स्टेट है आपको बतानी है कौन सी स्टेट है। तो मशीना हो नहीं सकती है भाई। तो बियरिंग स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट, तो फ्लोरिडा स्टेट भी, हाँ इनमें आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं भाई। तो डेविस स्टेट नहीं है, मशीना स्टेट नहीं है फ्लोरिडा में, और जो है बियरिंग स्टेट में। तो फ्लोरिडा भी इसका आंसर नहीं है, तो बियरिंग स्टेट है इसका आंसर।
ठीक है, अगर आपने थोड़े से स्टेट के बारे में पढ़ा है, मैपिंग अगर आपकी सही है ना भाई, मैपिंग आपने थोड़ी अच्छी कर रखी है, तो आप इन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। जैसे कि ओशन करंट्स हो गए और स्ट्रेट कौन कौन सी हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं अगर आपकी मैपिंग अच्छी है। तो बियरिंग स्ट्रेट इसका आंसर है। बियरिंग स्ट्रेट इज़ अ नैरो पासेज बिटवीन रसिया एंड अलास्का। तो इधर रसिया है, इधर अलास्का है, तो इनके बीच में जो स्ट्रेट पसरी है ये पड़ती है, इधर जो है आर्कटिक सी है और इधर जो है पैसिफिक ओशन है। तो इनके बीच में इनको या तो ऐसे आ सकता है, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को अलग कौन सी स्ट्रेट करती है, या फिर रसिया, और ऐसे पूछ सकता है। तो इन्होंने दोनों तरीके से पूछ लिया। तो बियरिंग स्ट्रेट इसका आंसर है। मशीना स्ट्रेट हो नहीं सकती है, यहाँ भी ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। डेविस स्ट्रेट ये भी नहीं हो सकती। फ्लोरिडा एंड इसमें कन्फ्यूजन आ सकता है आपको, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ लेना भाई, स्ट्रेट का क्वेश्चन आता है। नहीं पढ़ोगे तो मैं करवा दूंगा, कोई नहीं, एक क्लास में। जिस जिसमें भी आपको दिक्कत है, जिस जिस टॉपिक की आप क्लासेस आते हैं, तो कमेंट सेक्शन को भर दे भाई। उसके बाद आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। पी वाई क्यू हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। आपको डिफरेंस खुद ही नज़र आ रहा होगा, क्लासेस लेके देखेंगे तो आपको। अगर आप नए बच्चे हैं तो क्लासेस को कंप्लीट देखिए, और इन सीरीज़ को जो मैं करवा रहा हूँ इनको फॉलो करिए। इनसे कितना बेनिफिट होने वाला है ना, आपको एग्जाम में ही पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्व घाट में स्थित है। और देखिए, टू द पॉइंट पढ़ेंगे हम, टू द पॉइंट। ऐसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मैं डिलीवर कर दूँ, ठीक है, कर तो दूंगा, याद हो जाएगी आपको, नहीं होगी भाई, उतना ही पढ़ना जितना एग्ज़ाम में आ सकता है। हमें एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है, ज्ञानी नहीं बनना। ज्ञानी बाद में बन लेंगे, बुक तो बाद में पढ़ लेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट के लिए 5 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़ें और उसे 5 बार पढ़ें, और उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बाहर से मिलती है तो आप उसे वहीं के वहीं कंसोलिडेट करें, अपने मटेरियल को, अपने नोट्स बनाएं खुद के, ठीक है, उसी में ऐड ऑन करते रहें, सबसे बढ़िया रहता है। A4 साइज़ पे अपने जो है नोट्स बनाएं, उसमें अगर कुछ आपको नया पॉइंट मिला उस टॉपिक से रिलेटेड तो ठीक है। अब आप यही टॉपिक यहाँ से पढ़ रहे हो, यहीं इस बुक से पढ़ रहे हो, यहीं, तो आपकी मेमोरी बनेगी ही नहीं। अगर आप एक ही बुक को 5 बार पढ़ लोगे तो मेमोरी में छप जाएगा, वो आपको पेज नंबर भी याद हो जाएगा। तो ये है डिफरेंस जो बताते नहीं है लोग। इस बुक को फॉलो करो, उस बुक को फॉलो करो, अरे भाई सारी पढ़ लो फिर तो, ठीक है। फिर आपकी मेमोरी कैसे बनेगी, फिर याद कैसे रहेंगी। आपने ये टॉपिक भी यहाँ से पढ़ लिया, ये इस बुक से पढ़ लिया, फिर ये तीसरी बुक किसी ने बता दी, वहाँ से पढ़ लिया। सारी चीज़ें एक ही है, लैंग्वेज बस थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ही बुक को 5 बार पढ़ लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यू को देख लो, पी वाई क्यू की प्रैक्टिस कर लो, मैं यहाँ करा रहा हूँ। इसके साथ आप खुद से लगाइए क्वेश्चंस को, अपने स्कोर बताइए। स्कोर बताते नहीं हो आप, बताओ स्कोर कितना है, तभी तो पता चलेगा। ऑनेस्टली और रिलीजियसली इन क्लासेस को फॉलो करो। एक भी सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है और बिल्कुल आंसर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई क्वेश्चन ये ऐसा नहीं है मैंने बना लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन भाई पी वाई क्यू के आए हैं। आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, ये छांट के लाए गए क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है। तो ये आपको बताना है, पूर्वी घाट की बात हो रही है। नागा पहाड़ी यहाँ पे कहाँ से आ गई, तो ये तो आएंगी भाई इधर नॉर्थ ईस्ट में। तो नागा वाला ये ऑप्शन गलत है। खासी, गारो, खासी, जैंतिया, तो ये कहाँ पड़ती है, मेघालय में, तो ये भी नहीं है ऑप्शन, ये भी नहीं है। अब अनाईमुड़ी और सेवरॉय में आप कन्फ्यूजन में आ सकते हैं, तो सेवरॉय इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ी है, तो ये तमिलनाडु में पड़ती है, सेवराय और जावेदी की पहाड़ियाँ। दो पहाड़ियाँ हैं, सेवरॉय और जावेदी, जो कि पड़ती हैं तमिलनाडु में। अनाईमुड़ी तो ये आपकी इधर ही पड़ती है, केरला में, और वेस्टर्न घाट में साउथर्न की सबसे हाईएस्ट जो है पीक है ये, अनाईमुड़ी। तो आपका जो आंसर है वो है सेवरॉय, जो ईस्टर्न घाट्स में पड़ती हैं, ठीक है, तमिलनाडु ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या है। तो सेवरॉय पहाड़ियाँ हैं, सेवरॉय आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, आर द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। 69 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 69 ये है, इबोनी और महागनी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो एबोनी और महागनी के पेड़ इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है, इबोनी और महागनी। क्या है इसका आंसर भाई। तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। माउंटेन में भी नहीं है। मैनग्रोव फॉरेस्ट का तो आपने पढ़ा था, सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं। बाकी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का है ये इबोनी और महोगनी। तो ठीक है भाई। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज ट्रीज आर रिक्वायर्ड हाई रेनफॉल एंड दी फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये जो है वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे मिलती हैं, और इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो ये वाला पार्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पे मिलती हैं ये इबोनी और महोगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई अपना 70 का। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में स्थित हैं। तो इस वाले की बात कर रहा है ये ईस्टर्न घाट्स की। तो कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं भाई, सेवरॉय हिल्स, मीज़ो हिल्स, खासी हिल्स या अनाईमुडी। तो मीज़ो तो यहाँ पे होगी नहीं क्योंकि मीज़ो हिल्स यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट में, खासी भी नहीं होगी, गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, मीज़ो हिल्स मिज़ोरम में है। अनाईमुडी और सेवरॉय की बात कर रहा है तो सेवरॉय ईस्टर्न घाट्स पे है, अनाईमुडी नहीं है इसका आंसर। ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है भाई। ये इसका आंसर है सेवरॉय, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है भाई क्वेश्चन अपना। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की एक प्रजाति है, ये आपको बताना है। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के अंदर कौन से पेड़ आते हैं। तो देखिए आपको फॉरेस्ट की जो स्पीसीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा जो है ट्री है वो किस जो है फॉरेस्ट के अंदर आता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं और रिपीट भी होते हैं। टीक का तो बहुत बार पूछ लिया और इसका आंसर भी टीक ही है भाई, ठीक है। इबोनी महोगनी अभी मैंने बताया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर है, तो टीक इसका आंसर है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर आपने ऐसे PYQ की प्रैक्टिस कर रखी है ना तो आप ऐसे ही निकाल के ले जाओगे क्वेश्चंस को। टीक इसका आंसर है ऑप्शन सी। और टीक इज़ कॉमर्शियली वैल्यूएबल ट्री फाउंड इन ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। महोगनी और एबोनी सदाबहार वनों में पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदाबहार बोलते हैं उन्हें, जिसमें महोगनी और इबोनी पाया जाता है। तो टीक इसका आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स। ये फिर से रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, इसे छोड़ सकते हैं, सेवरॉय इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। टाइपिंग मास्टर ने 3 बार रिपीट कर दिया एक ही क्वेश्चन। सुबनसिरी जो है, सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी एंड पुथिमारी आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी एंड पुथिमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये आपको बताना है। तो ये भाई आपने अगर थोड़ी बहुत रिवर सिस्टम पढ़े हैं, जो है इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, यमुना और ब्रह्मपुत्रा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से निकाल के ले जाओगे। तो इसका जो आंसर है वो है ब्रह्मपुत्रा। अब अगर आपने ये सुबनसिरी पढ़ रखी है तो ये ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी है। अगर आपने धनसिरी पढ़ रखी है तो ये भी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। इनके बारे में हम सुनते रहते हैं, धनसिरी और सुबनसिरी। तो ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है भाई। बाकी गोदावरी की भी नहीं है, महानदी की भी नहीं है और भागीरथी की भी नहीं है, ठीक है। तो भागीरथी में हमने सुनी नहीं है ऐसी कोई ट्रिब्यूटरी, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम। महानदी के बारे में ये इबो, ओंग, जोंग, फेल, ये सब महानदी की ट्रिब्यूटरी हैं जो कि उड़ीसा में हैं। इधर गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है नहीं, तो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका जो आंसर है वो है ब्रह्मपुत्रा। दीज रिवर्स जॉइन द ब्रह्मपुत्रा इन आसाम कंट्रीब्यूटिंग टू इस मैसिव फ्लो, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोलते हैं जब ये का बांग्लादेश में जाती है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, विच रीजन इन इंडिया रिसीव्स लेस रेनफॉल इन समर्स बट हैवी रेनफॉल इन विंटर सीजन ड्यू टू दी रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। तो भारत का कौन सा क्षेत्र गर्मियों में कम वर्षा और उत्तर पूर्वी पछुआ हवाओं के कारण सर्दियों में अधिक वर्षा को प्राप्त करता है। तो ये आपको बताना है। गर्मियों में तो लेस रेनफॉल होती है, कम रेनफॉल होती है, और सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो किसके द्वारा होती है, रिट्रीटिंग जो मानसून होती है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के द्वारा। तो आपको बताना है कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आप देखिए जनरल साइंस से भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ये तो साउथ वेस्ट मानसून गई आपकी, जो कि है समर मानसून, ठीक है, ऐसे गई। अब यहाँ से रिट्रीटिंग होके आएंगी तो कहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे इस वाले कोस्ट पे ही बारिश होगी ना, तो ईस्टर्न कोस्ट पे होगी भाई। तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन पे बारिश होगी भाई, ये आपको पता होना चाहिए। बस इसी तरह से जब यहाँ से विंड जाएंगी तो रिट्रीट तो ऐसी करेंगी ना भाई, नॉर्थ ईस्ट में होंगी और इधर 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 थोड़ी बारिश होगी इस वाले कोस्ट पे, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन पे बारिश होगी, ऐसी कॉमन सेंस है, आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी ना होगी साउदर्न कोस्टल रीजन पे। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है आपका, साउदर्न कोस्टल रीजन में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल ये तो होगी नहीं, ये तो समर मानसून का है। नॉर्दर्न कोस्टल रीजन नो, तो यही है ईस्टर्न कोस्टल रीजन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऐसे भाई ट्राई करिए, अगर आपको ज़रूरी नहीं है आपने जो पढ़ा है, जो एक एक वर्ड जैसे पढ़ा है ऐसे ही एग्ज़ाम में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग को ओपन करके जाना है एग्ज़ाम में
ठीक है, PYQ के बेसिस पे जितना आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे कहीं से भी कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें आपके साथ आपके फेवर में होंगी, और जो हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो आसानी से हमारे जो है हम उन्हें तोड़ लेंगे। मीन्स कि जो हमारे इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे आते हुए भी। कई बार आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है पॉइंट से जब कट ऑफ से रह जाते हैं। तो तमिलनाडु कोस्टल आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून। तो तमिलनाडु में काफ़ी बारिश होती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नवंबर वर्षा भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द माउंटेन विल रिसीव द मोस्ट रेनफॉल फ्रॉम द मॉइस्चर लेडन विंड। तो नमी से भरी हवाओं से पहाड़ के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो ये आपसे पूछ रहा है। माउंटेन विल रिसीव द मोस्ट रेनफॉल फ्रॉम मॉइस्चर लेडन विंड्स। तो कौन सी जो विंड्स होती हैं जिनसे जो है पहाड़ में जो है माउंटेन में जो है वर्षा होती है काफ़ी, तो ये आपको बताना है कौन सी विंड है वो। तो विंडवार्ड साइड होती है, लीवार्ड साइड होती है, अपवार्ड साइड होती है, रिलीफ होती है। ये और ये तो है नहीं, लीवार्ड और अप जो है विंडवार्ड में ही आपका ऑप्शन है। तो देखिए ये माउंटेन है, यहाँ से जो है विंड आई, मॉइस्चर लेडन विंड, अब एकदम से ऊपर उठेंगी भाई, ऐसे एकदम से ऊपर उठेंगी, तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी कम हो जाएगी, तो यहीं के यहीं बारिश हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं विंडवार्ड साइड। विंडवार्ड साइड, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी, फिर इधर जाएंगी तो ड्राई विंड्स हैं, तो यहाँ पे इनके अंदर मॉइस्चर तो है नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, लीवार्ड साइड। लीवार्ड साइड, ठीक है। और इसे रेन शैडो रीजन भी बोलते हैं, शैडो। स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, बस पढ़ें, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। रेन शैडो रीजन भी बोलते हैं इसे, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर है वो है विंडवार्ड साइड, ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, मॉइस्चर एयर राइजन एंड कूल्स ऑन द विंडवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स कॉजिंग हैवी रेनफॉल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पवन छाया जो कि लीवार्ड साइड की बात कर रहा है, शुष्क होती हैं और इसे रेन शैडो जोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है भाई, 76 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया। तो भारत में वापसी मानसून से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, तो ये आपको बताना है। रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया, तो वापसी मानसून से क्या संबंधित है, तो लू, तो ये तो वार्म एयर है, वार्म जो है एयर है भाई, जो कि चलती हैं गर्मियों में, आपने सुना होगा नॉर्थ इंडिया में काफ़ी चलती हैं ये लू जो होती हैं, ठीक है। लोकल विंड्स बोलते हैं इन्हें, लोकल विंड्स। जैसे इंडिया में लू है, ऐसे ही चिन्हूक है यूएसए में, चिन्हूक। तो इसको जो बोलते हैं भाई, जो रिट्रीटिंग मानसून है इंडिया में, ये जो है अक्टूबर हीट के नाम से जानी जाती है। तो अक्टूबर की गर्मी, काल बैसाखी नहीं है भाई, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह होती है काल बैसाखी में, जो कि होते हैं वेस्ट बंगाल में। तो थंडरस्टॉर्म बारिश वगैरह काफ़ी होती है प्री मानसून से पहले, ठीक है। तो महावत ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ये ध्यान रखना है आपको। तो अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। आफ्टर द साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉज हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कॉज डिस्कम्फर्ट। तो यह विशेष रूप से मध्य भारत में महसूस की जाती है अक्टूबर हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेस्ट बंगाल हाउ मैनी राइस क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। तो पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में कितनी बार धान की फसल उगाई जाती है। तो ये कह रहा है हाउ मैनी राइस क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, तो कितने प्रकार की जो राइस क्रॉप्स हैं, चावल की खेती है, की जाती है एक साल में, ठीक है। तो कितनी जो है वैरायटीज़ बोई जाती हैं, तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है 3 प्रकार की, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ओस, अमन और बोरो। 3 जो है प्रकार की जो है राइस जो चावल की खेती हैं वो होती हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ जलवायु और सिंचाई की सुविधा धान की बारंबार खेती को संभव बनाती है, तो काफ़ी वाटर चाहिए होता है भाई राइस क्रॉप्स के लिए, तो वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है, मोस्टली रिवर्स यहीं से पास होती हैं, नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो 3 प्रकार के चावल की खेती होती है, जो कि है असमन और बोरो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इवन दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 78। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो उन जिलों के समूह की पहचान करें जो भारत के औद्योगिक जिले नहीं हैं। तो ये आपको बताना है कौन से औद्योगिक जिले नहीं है। नोट पे ध्यान दें डियर लर्नर्स, ठीक है। कई बार जल्दी जल्दी में हम नोट भूल जाते हैं और जब ऑप्शन पढ़ते हैं, अच्छा ये भी सही है, ये पहला ही ऑप्शन देखा सही है, लगा दो टिक, पूछा तो नोट था, तो इस पर अलर्ट हो जाना है भैया आपको। तो इसका जो आंसर है वो है भैया आपका जबलपुर एंड भोपाल, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दीज सिटीज़ आर नॉट कंसिडर्ड मेजर इंडस्ट्रियल हब्स कंपेयर टू अदर्स।
कोटा जो है राजस्थान का, कटक उड़ीसा का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, कोटा और कटक, ठीक है। बाकी इन्होंने नॉट नॉट पूछा है तो जबलपुर और भोपाल नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर बॉडीज नीप टाइड अकर्स। तो जल निकायों के संदर्भ में नीप ज्वार कब उत्पन्न होते हैं, जो टाइड्स आती हैं वाटर बॉडीज़ में, ओशंस में, तो नीप टाइड कब आती है। व्हेन द अर्थ मून एंड सन आर लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइन अप, नो, नीप टाइड तब भी नहीं आती। व्हेन सन मून आर ऑन द अपोजिट साइड, नहीं। व्हेन दीज आर सो मच इंटरफेरेंस बाई कॉन्टिनेंट्स, नो। व्हेन द सन मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये अर्थ है, ये सन है, ये मून है, ठीक है, ये मून है, ये सन है और ये अर्थ है, तो ये राइट एंगल पे होते हैं तब जाके नीप टाइड आती है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, नीप टाइड आती है व्हेन सन मून एंड जो है अर्थ आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी, सन मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। और नीप टाइड अकर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून। तो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर होता है जो मंथ का, उसमें आती है ये, ठीक है, जो नीप टाइड होती है। इस दिन जो टाइड होती है उसकी ऊंचाई कम होती है क्योंकि चंद्र और सूर्य के गुरुत्व बल एक दूसरे को काटते हैं, इसका भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका भी एक दूसरे को काउंटर करते हैं। तो जब ऐसे अर्थ मून एंड सन स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब हाई टाइड बनती है, ठीक है। यहाँ पे काउंटर नहीं होता, यहाँ पे जो है काउंटर होता है, एक दूसरे को काउंटर करते हैं सन और मून, ठीक है, ग्रेविटेशनल जो उनका फोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट ऑन अर्थ विद एन एरिया ऑफ ओवर। जो क्रिस्टल प्लेट है उसकी बात कर रहा है कि इसका एरिया इतना है, वो कौन सी प्लेट है जिसके बारे में बात कर रहा है। 1 करोड़ जो है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर की है, से भी अधिक है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सी प्लेट है। तो सबसे बड़ी प्लेट की बात कर रहा है ये। तो इसका जो आंसर है वो है पैसिफिक प्लेट, जिसका एरिया इतना है, ये आपको ध्यान रखना है। और पैसिफिक प्लेट इज़ द लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट है, इज़ मोस्टली ओसेनिक प्लेट है ये, और प्लेट रिंग ऑफ फायर में स्थित है। तो इसके अराउंड रिंग ऑफ फायर्स जो होती हैं, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ भूकंप और ज्वालामुखी सामान्य हैं, आते रहते हैं, तो इसे इसलिए रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज नीरू मीरू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो भारत के किस राज्य में जल संरक्षण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो कहाँ स्टार्ट किया गया था ये, तो ये स्टार्ट किया गया था भाई आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 2000 में लॉन्च किया गया था। इट फोकस ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर सेड डेवलपमेंट। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर सेड जो डेवलपमेंट होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। यह एक जन भागीदारी आधारित कार्यक्रम है, मतलब जो है लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82, विच ओशन इज एनसर्कलिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवार्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला है, तो ये आपको बताना है। तो कौन सा है भाई, तो अंटार्कटिका को जिसने घेर रखा है, तो ये अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, ये तो इंडियन ओशन तो नहीं है भाई। पैसिफिक ओशन, साउदर्न ओशन, पैसिफिक ओशन भी नहीं है और अटलांटिक ओशन भी नहीं है, साउदर्न ओशन की बात कर रहा है ये अंटार्कटिका पे। तो अंटार्कटिका साउदर्न ओशन, ठीक है। ये अर्थ है, इधर अंटार्कटिका है, इधर आर्कटिक है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, आर्कटिक ऊपर है और अंटार्कटिका नीचे है, ठीक है। तो अंटार्कटिका को जो घेर के रख रखा है जिसने, वो कौन सा सी है, साउदर्न ओशन है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द साउदर्न ओशन इज़ द यंगेस्ट रिकॉग्नाइज्ड ओशन। यह अंटार्कटिका को चारों ओर से फैला हुआ है, अंटार्कटिका के चारों तरफ है ये साउदर्न ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यू मूर आइलैंड इज इन जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू। तो न्यू मूर द्वीप भौगोलिक रूप से किसके निकट है, तो ये आपको बताना है किसके निकट है भाई। तो न्यू मूर आइलैंड है बांग्लादेश के पास, ठीक है, के निकट है ये, निकटतम पे, पास का मतलब नियरेस्ट। तो बांग्लादेश के पास है। इट वॉज द डिस्प्यूटेड आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल नियर द इंडियन बांग्लादेश मैरीटाइम बॉर्डर, ठीक है। इसे दक्षिण लात पत्ती भी कहा जाता है, ये पता नहीं क्या है भाई, लात पत्ती भी कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नहीं है बट ठीक है। तो ये न्यू मूर आइलैंड बांग्लादेश के पास स्थित है, नियरेस्ट है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर दी बारचंस फाउंड। तो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बारखंस पाए जाते हैं। बारचंस बोलता हूँ मैं, तो जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छा लगे तो उस पर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन का नाम। ठीक है भाई। तो उदयपुर है, जैसलमेर है, भीलवाड़ा है, अलवर। तो यह यहाँ पे नहीं बनते हैं, भीलवाड़ा में भी नहीं बनते हैं, उदयपुर और जैसलमेर में हो सकता है तो जैसलमेर में बनते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो बारचंस आर द क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, इस तरह के जो बारचंस होते हैं, ठीक है, जो है एयर जो है इकट्ठा कर देती है इसको, जो विंड होती हैं वो अपने साथ जो है मिट्टी की जो कण होते हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा कर देती है और ऐसे क्रिसेंट शेप में, ऐसे चंदा होता है आधा शेप में बन जाते हैं ये। ठीक है, ड्यून्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर थार मरुस्थल में स्थित है और जहाँ ये सामान्य है, थार मरुस्थल, थार डिजर्ट है जो राजस्थान में, उसमें। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये याद रखना है आपको, राजस्थान में ही बनते हैं क्रेसेंट शेप्ड जो सैंड ड्यून्स हैं। सैंड ड्यून की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक्सफोलिएशन इज द फॉर्म ऑफ, तो एक्सफोलिएशन किस प्रकार का एक अपक्षय है। तो क्या है भाई एक्सफोलिएशन, किस प्रकार का एक फॉर्म है। तो इस आपको आंसर बताना है क्या है। तो आपका जो आंसर है वो है भाई आपका फिजिकल वेदरिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है रॉक्स में, जिसकी वजह से टेम्परेचर, जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है, जैसे दिन हुआ बहुत ज़्यादा हीट हुई, फिर एकदम से ठंड हुई रात में, तो क्या होगा, जो रॉक्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्सपेंस करती है, तो उसकी वजह जो उसमें वेदरिंग होती है की वजह से वो टूट भी जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है। तो जब ये सब होगा तो उसमें फिजिकल वेदरिंग भी होगी, क्योंकि फिजिकल फॉर्म उसकी चेंज हो रही है, तो एक्सफोलिएशन बोलते हैं उसे। यह विशेष रूप से गर्म और शुष्क क्षेत्रों में होते हैं, ध्यान रखना है भाई। केमिकल वेदरिंग आपकी केमिकल प्रोसेस से होती है, मास वेस्टिंग और बायोकेमिकल वेदरिंग ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये एक्सफोलिएशन जो है फिजिकल वेदरिंग है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86, द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरिया वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दी। तो भारत सरकार द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस योजना के जो है दौरान शुरू किया गया था। तो 5 ईयर प्लान आया था जब ड्रॉट प्रोन एरिया जो है स्टार्ट किया गया था, तो वो किस 5 ईयर प्लान के अंडर स्टार्ट किया गया था। तो वो 4th 5 ईयर प्लान था जो कि 69 से लेके और 74 तक था। तो ये 73 में आया था ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और स्टार्ट कब हुए थे, 1951 से स्टार्ट हुए थे। जो 5 ईयर प्लान्स हैं 51 से स्टार्ट हुए थे, तो 56 में ख़त्म हुआ था ये पहला। दूसरा था 56 से लेके और 61 तक। तीसरा था 61 से लेकर 66 तक। फिर गैप रहा था सीनो चाइना और इंडो पाक वॉर की वजह से। फिर 69 से और 74 तक रहा था जो 4th 5 ईयर प्लान है। और इसी में ये आया था ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो 4th 5 ईयर जो प्लान है ये था, इट वाज लॉन्च्ड इन 1973 टू इम्प्रूव लाइवलीहुड इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। तो इसका उद्देश्य जल संरक्षण और कृषि विकास को बढ़ावा देना था। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध हैं, तो ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो बांध हैं, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डैम्स हैं, लार्ज डैम्स, तो किस में है, वो महाराष्ट्र में है भाई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद पहले महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद एमपी में है, देन गुजरात में है। इसमें आई थिंक 2300 से ज़्यादा हैं और इसमें 900 के करीब हैं और इसमें 600 के करीब हैं। 600 से ज़्यादा ही हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है बट इतने हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं, फिर एमपी में, फिर गुजरात में। ठीक है, उससे कम, उससे कम। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, बाय विच नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया आर दी डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल कनेक्टेड। तो भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा महानदी ब्राह्मणी नदियों की डेल्टा नहरें और ईस्ट कोस्ट कैनाल जुड़ी हुई हैं। तो कौन सा नेशनल वाटरवेज है वो जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो ये है नेशनल वाटरवेज 5। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओडिशा, इट कवर्स ओडिशा एंड कनेक्ट्स इंपॉर्टेंट इनलैंड रिवर सिस्टम्स को। ठीक है। तो नेशनल वाटरवेज 5 आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोसिलिकेट।
एम्फीबोल मिनरल्स यूज्ड इन हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड एज रेल रोड ब्लास्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनोसिलिकेट एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग जो है राजमार्ग निर्माण और रेलवे ब्लास्ट में किया जाता है। तो ये आपको बताना है किसकी बात हो रही है। तो आपका जो आंसर है वो है हॉर्नब्लैंड। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो हॉर्नब्लैंड है भाई, इज़ अ हार्ड मिनरल सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ब्लास्ट। यह टेक्टोनिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं डियर लर्नर्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, 89 के करीब क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जितने भी शिफ्टों में आए थे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे ले लिए ज्योग्राफी के। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो मैं करा दूंगा आपसे। ठीक है, बट रहा नहीं है। आई थिंक 89 के करीब भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। ठीक है, तो आने वाली क्लास जो आएंगी उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। आने वाली जो क्लास आएगी वो पॉलिटी की रहेगी। अब पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम सारे करवा देंगे। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी की जो जो आपका अंडर ग्रेजुएट का पेपर हुआ है ना, वो उसके सारे क्वेश्चंस ले आऊँगा मैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को और शेयर करें। अगर आपका कोई दोस्त प्रिपरेशन कर रहा है तो PYQ रामबाण है भाई। PYQ आपको किसी भी एग्जाम में सफलता की सबसे पहली कुंजी PYQ है। आप उसे देखेंगे फिर उस हिसाब से तैयारी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे PYQ की, क्योंकि एग्जामिनर इतनी शिफ्ट में पेपर बनाता है तो रिपीट होने ही चांसेस हैं रिपीट होने के। और क्लास अगर पसंद आई तो लाइक करें। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी, अपलोड कर दूंगा मैं अभी। जैसे ही क्लास आपकी अपलोड होगी उसके बाद PDF भी आपकी डल जाएगी, तो आप टेंशन ना लें किसी भी बात की। ठीक है, बाकी हम यहीं अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।